Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss 21st June 2019 paper. In this video we will discuss part 4th. पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो यदि आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा। हम आज डिस्कस करेंगे 30 to 40 क्वेश्चंस। तो ये गाइस हमारा ये 21 जून का जो पेपर है उसका डीआई और आरसी को छोड़ के डाटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कंप्रेशन को छोड़ के हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In a class 20% of the boys have blue eyes and 10% of the girls have blue eyes। एक क्लास है, इसके अंदर 20% बच्चों की नीली आंखें और 10% बच्चों 20% लड़कों की नीली आंखें और 10% लड़कियों की नीली आंखें। ठीक है, 20% बॉयज है ब्लू आइज एंड 10% ऑफ द गर्ल्स है ब्लू आइज। रेशियो गिवन है हमें क्लास का। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन द क्लास इज 4:3, दैट मीन्स बॉयज 4:3 के रेशियो में है। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3। देन व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैविंग ब्लू आइज। हमें बताना है कि कितने रेशियो के अंदर क्लास के अंदर ब्लू आइज वाले बच्चे हैं। टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है पूरी क्लास के अंदर ब्लू आइज वाले बच्चों का। ठीक है गाइस, तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देना चाहती हूँ। देखिए, आपको रेशियो की मैंने यहाँ पे 4:3, तो हम क्या ले सकते हैं कि दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, एक तरीके से हमारे पास 7, बिकॉज 4 आपको क्या दिए हुए हैं बॉयज एंड 3 आपके पास क्या है गर्ल है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके पास 7। तो हम यदि इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें विदाउट टाइम वेस्टिंग, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं यहाँ पे। तो देखिए, कहीं भी आपके पास जो मल्टीपल है जो 33, इधर भी 33 और इधर भी 33, वो कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स 7 से डिवाइडेड नहीं है। तो यदि आप शॉर्ट ट्रिक से एज ए ऑप्शन बेसिस पे करना चाहें तो आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं 11/70। देन मैं आपको एक बार मेथड कंफर्म कर देना चाहती हूँ। यदि आप फुल मेथड यूज करना चाहते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो दे रखा है आपको क्लास का 4:3। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे 4 + 3 = 7 स्टूडेंट्स हो गए हमारे टोटल। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो रेशियो गिवन है हमारे पास जो ऑप्शन है वो किसके फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, दैट मीन्स 33 या 70 जैसे कि हमें गिवन है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारे टोटल स्टूडेंट्स भी कितने होंगे, 4:3 का रेशियो गिवन है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 40:30। सपोज कीजिए यदि आपको ये नंबर हंड्रेड्स के फॉर्म में गिवन है, जैसे कि 700, 300, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 400:300। तो हमें यहाँ जो फॉर्म्स गिवन है वो क्या टेंस के फॉर्म में गिवन है, सैकड़े के फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 40:30 हमारे लड़के और लड़कियां गर्ल्स और बॉयज का क्या है रेशियो है। तो हम इसका सम टोटल करेंगे 40 + 30, दैट मीन्स हमारे जो स्टूडेंट्स है टोटल स्टूडेंट्स हमें पता लग गया कितने हैं 70। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 70 क्लास के अंदर। अब हमें पता क्या लगाना है, हमें रेशियो किसका निकालना है कि इन टोटल स्टूडेंट्स के अंदर से जो ब्लू आइज वाले गर्ल और बॉयज टोटल कितना है उनका। ठीक है, तो हमें जो रेशियो गिवन है वो देखिए क्वेश्चन में, देखो एक बार क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 20% जो बॉयज है उनकी क्या है ब्लू आइज और 10% गर्ल्स की ब्लू आइज है। ठीक है गाइस, 10 देखते हैं। जो 20% को आप कैसे लिख सकते हैं 1:5 भी लिख सकते हैं और 10% को आप 1:10 भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो 40 हमारे पास बॉयज है, 4:3 से हमने निकाला था 40:30 करके, तो 40 हमारे पास क्या आ गए बॉयज आ गए। तो 40 बॉयज हमारे पास टोटल है। ब्लू आइज वाले कितने हैं हमारे पास 20% है, तो आप डायरेक्ट 20% भी निकाल सकते हैं। 40 को 20% कितना आएगा 8, और यदि आप 1/5 से करेंगे तो 40 × 1:5 8 आ गया। ठीक है गाइस, देन गर्ल्स के केस में देखते हैं गर्ल्स कितनी है हमारे पास 30 गर्ल्स हैं, 40:30 के रेशियो में हमने किया तो 30 गर्ल्स आ गई हमारे पास। देन है हमारे पास क्या है कि जो 30 गर्ल्स है उसके अंदर क्या है 10% जो गर्ल्स है उनकी क्या है आइज ब्लू है। तो 30 का आप डायरेक्टली 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, या फिर इसको 1:10 के फॉर्म में भी आप लेके कर सकते हैं। तो टोटल जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है हमारा जो इनके पास जिनकी ब्लू आइज है वो कितना है 8 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास ब्लू आइज वाले 11, कितने हो गए 11। देन हमारा जो और जो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास जिनकी टोटल कितना है 70, क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं 70 और ब्लू आइज वाले कितने हैं 11। आज क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैविंग ब्लू आइज। पोर्शन बताइए कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका कितना पोर्शन है ब्लू आइज वालों का। तो हमारे पास क्या 11 टोटल आ गया, 70 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 11/70। और अदरवाइज आपके पास टाइम शॉर्टेज हो, कई बार होता है कि हमारा जो पेपर है
टाइम अप होने वाला है, देन आप इसको शॉर्ट ट्रिक के बेस पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए certain sum of money at the rate of 5% per annum for 4 years is rupees 420। देखिए एट वॉट रेट ऑफ, क्या बोल रही है फर्स्ट लाइन हमारी, क्या बोल रही है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे, आपको यहाँ सम ऑफ मनी नहीं गिवन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है कि मूलधन आपका क्या है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि किसी भी जो पर्टिकुलर सम है उसके ऊपर जब 5% की रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 4 इयर्स के लिए, तो कितना होता है 420। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन है आपको, बाकी सारी टर्म्स आपको गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है। देन बोल रहा है at what rate of interest on the same amount of interest can be received on the same sum after 2.5 year। क्या बोल रहा है, लाइन समझने की कोशिश की, कंफ्यूज ना होइएगा आप प्लीज। क्या बोल रहा है कि जो आपका सम है, कुछ जो भी आपका सम आएगा, हमें सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है कि जो 5% की रेट पे 4 साल के लिए जो भी अमाउंट चार्ज हुआ है और जिसकी जो इंटरेस्ट है वो 420 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले हमें फाउंड करना है। फिर बोल रहा है कि जो भी जो प्रिंसिपल आएगा उसके ऊपर 2.5 ईयर के अंदर, 2.5 ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट हमारा सेम रहे 420, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम रहेगा और जो टाइम है हमारा कितना होगा 2.5 ईयर, उसके लिए हमारी क्या रेट क्या होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे हमारा जो आंसर है उसकी रेट। तो ठीक है गाइस, एक्सप्लेनेशन पे देखते तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देन क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, रेट गिवन है हमें 5%, टाइम आपको गिवन है 4 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट पे आपको गिवन है 420। हमें आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल को क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। फॉर्मूला हमें गिवन है, सॉरी गाइस, फॉर्मूला हमें गिवन है 420 सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हो गई हमारी रेट, देन हो गया हमारा टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये गिवन है आप देख सकते हैं यूं। देन है आफ्टर सॉल्विंग हमें जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा 2100, 2100 हमारा अमाउंट आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, जिसपे कि हमने जब 4 सालों के लिए 5% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया है तो कितना बना है 420। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जब आप 2100 के ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, देखिए तो आपका क्या आ जाएगा 420, 105 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका क्या आ गया 420। तो आप क्रॉस चेक से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। देन क्वेश्चन में हमें एक बार क्या बोल रहा है, थोड़ा टिपिकल है, घुमा के दिया है, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। देन क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 2.5 ईयर। तो ऐसे कौन से अमाउंट के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया कि इस अमाउंट के ऊपर हमें कितना रेट चार्ज करनी है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो 420 का 420 का 420 रहे और ईयर कितना कम हो जाए, यहाँ पे 4 ईयर के लिए और हमें अब कितने ईयर के लिए 2.5 ईयर के लिए। तो आप कॉमन सेंस से भी इसे यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जो परसेंट रेट होगी वो 5 से तो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ईयर के लिए चार्ज है और यहाँ पे क्या करना है हमें 2.5 ईयर के लिए चार्ज करना है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या किया है, हमने जो 2100 हमें फाइंड आउट कर लिया। देन क्वेश्चन में हमें क्या है, रेट हमें क्या फाइंड आउट करनी है, तो टाइम हमें ऑलरेडी 2.5 ईयर दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास है और हमारे पास क्या है इंटरेस्ट भी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आर को इधर लिख लेंगे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इंटरेस्ट आप 420 का इधर ऐसे कैसा रहने दें। देन आपके पास क्या क्या गिवन है, 2100 का आपके पास प्रिंसिपल है, रेट आपको फाइंड आउट करनी है, आर ले लें या एक्स ले लें जो भी आपको ठीक लगे। टी आपके पास क्या है 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21.8%, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, आर कितना हो जाएगा हमारा, आर को हम इधर के लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देन 420 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय जो 25 है वो नीचे चल जाएगा इधर इसके साथ, तो इसका क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 8%, ठीक है गाइस। तो इसको आप ये जो क्वेश्चन है थोड़े टिपिकल है, अब जो यूजीसी का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले जिनको आप ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल देयर आर 5 टीचर्स। एक स्कूल है जहाँ पे
एक स्कूल है जहाँ पे 5 टीचर हैं, ए एंड बी बोथ आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ए और बी दोनों ही हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। सी एंड बी बोथ आर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, देखिए तो, और डी और ए बोथ आर टीचिंग पंजाबी एंड हिंदी, ई एंड बी बोथ आर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टीचर है जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि ए कितनी पढ़ाता है, बी कितनी, सी कितनी, डी कितनी और ई कितनी। तो यहाँ पे हमें 5 टीचर्स गिवन है, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई गिवन है हमें, ठीक है। तो अब बोल रहा है, फर्स्ट लाइन बोल रही है ए एंड बी बोथ आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ए एंड बी, जो ए और बी दोनों है वो क्या हिंदी पढ़ाते हैं, तो इसको एच लिख दूँ मैं हिंदी को, और इंग्लिश को यहाँ पे ई, ठीक है। ये भी एच एंड ई दोनों पढ़ाता है बी, ठीक है। सी एंड बी बोथ आर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है, जब और बी क्या ज्योग्राफी भी पढ़ाता है, तो 3 हो गई बी की। देन है हमारे पास डी एंड ए बोथ आर टीचिंग पंजाबी एंड हिंदी, तो डी क्या है, पंजाबी पढ़ाता है और एक क्या पढ़ाता है, हिंदी, और ए क्या है, पंजाबी भी पढ़ाता है, तो 3 ही एक ही हो गई। देन देखते हैं क्या बोल रहा है, ई एंड बी बोथ आर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, तो ई क्या है, हिस्ट्री और फ्रेंच दोनों पढ़ा रहा है, ठीक है, ई एंड बी। तो यहाँ पे मैं एच हिस्ट्री और फ्रेंच, ठीक है। तो ये क्या है, फिर क्या बोल रहा है, बी क्या हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या बी का एक हिस्ट्री भी हम ऐड कर देते हैं। तो बी का हम देखते हैं, एक ए 3 पढ़ा रहा है, हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी, बी कितना पढ़ा रहा है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, और सी केवल 2 पढ़ा रहा है, डी भी केवल 2 पढ़ा रहा है और ई भी केवल 2 पढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। During the 1 year, population of a town increased by 5%. During the next year, the population decreased by 5%. If the total population is 29,925 at the end of the second year, then what was the first population size in the beginning of the first year? हमसे पूछ रहा है कि हमें जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है, जब भी अगले जो पॉपुलेशन है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या होगी, 5% इंक्रीज हो जाएगी, और उसके अगले साल वो क्या हो जाएगी, 5% डिक्रीज हो जाएगी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से। तो टोटल पॉपुलेशन हमें गिवन है सेकेंड ईयर की 29,925। तो फर्स्ट टाइम जो पॉपुलेशन है जब स्टार्ट की गई थी हम पॉपुलेशन, तो वो क्या थी, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, पहले वाली पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लास्ट ईयर है वो कम हुई है, तो इसके जो आंसर है 25,000 अपने आप कट हो जाएगा, और 33,000 और 36,000 में से, तो 5% में से जब हम 36,000 को लेस करेंगे तो ये ऑप्शन कहीं भी नहीं बनेगा। हमें 2 ऑप्शंस में से ही ट्राई करना है, और हम एक बार इसको डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे होगा विदाउट। तो क्या है, एक्स क्या है, बिगनिंग ईयर को हम क्या जूम कर लेते हैं कि एक्स है। देन क्या देखते हैं कि हम 1 ईयर के बाद क्या होती है, जो हमारी पॉपुलेशन की जो परसेंट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, किससे, 5% से। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है वो क्या हो जाएगी, वापस डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले तो 100 के अंदर 5 ऐड किया तो 105 हो गई, देन वापस हमारे पास क्या हो गई, वो 100 से 5% कम हो गई तो 95 हो गई। देन बोल रहा है हमारे पास जो पॉपुलेशन गिवन है वो क्या कितनी गिवन है, 29,925, सॉरी ये अमाउंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, तो 29,925 है ये। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 105 हमारे पास क्या है, इसकी टोटल है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 105। देन क्या करेंगे, हमारे पास जो भी आएगा उसको क्या करना है, हमें वापस हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 डिवाइडेड बाय 95, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 ईयर पहले की है हमारे पास ये, तो हमें पर्टिकुलर बिगनिंग की चाहिए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30,000। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The sixth number in a sequence of a number is 32. Each number after the first number in the sequence is 4 less than the number immediately preceding it. What is the third number in the sequence? हमें बोल रहा है जो छठा नंबर है किसी भी लाइन का वो 32 है, या सिक्स नंबर क्या है 32, और जो हर नंबर है, जो कोई भी नंबर है, प्रत्येक जो नंबर है वो क्या है, पहले वाले नंबर से क्या है 4 कम है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हमें क्या है, थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो 32 है वो क्या है, 6 नंबर का है,
और हमें क्या बोल रहा है कि जो पहले वाले नंबर हैं वो जिससे क्या है 4 कम है, तो मतलब पहले वाला कोई नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा है, ये वो उससे 4 कम है, फिर वो इससे 4 कम है, फिर वो उससे 4 कम, ऐसे है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, देन क्या बोल रहा है, ईच नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज लेस देन द नंबर। तो इसका हम जब उल्टा करके देखें तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो लास्ट नंबर है वो उससे क्या होगा 4 कम होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे हम 5 निकालने के लिए, 36 हो जाएगा। फिर हम वापस 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर हम वापस 4 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो हमारे जो ऑप्शंस आए वो क्या क्या आए, 36, 36, देन हमारे पास 32 आया, देन हमारे पास 36 आया, देन हमारे पास 40, देन 44, देन 48 एंड देन 52। तो हमारे पास ये जो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थर्ड नंबर लेना है सीक्वेंस का। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर हमारे पास कितना आ गया, 44। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन है, consider the argument given below, sound is permanent because it is audible, identify the fallacy involved in the above argument on the basis of इंडियन लॉजिक फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैलेसीज का टॉपिक रिसेंटली ऐड हुआ है तो दिसंबर 2019 के अंदर। तो ये जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैलेसी 24 फैलेसीज है, फॉर्मल इनफॉर्मल। यदि आपको ये वीडियो चाहिए सेपरेट लेक्चर फैलेसीज के ऊपर तो आप एक बार हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी हम इन ऑप्शंस को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर किस बेस पे है। बोल रहा है कि साउंड इज परमानेंट, साउंड परमानेंट है बिकॉज ये ऑडिबल है, ऑडिबल सुनाई देने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए गिवन है फैलेसी ऑफ ट्राइबल रीजन, ऑप्शन बी है फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन, ऑप्शन सी है फैलेसी ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी रीजन एंड ऑप्शन डी है फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन, ठीक है गाइस। तो हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं एक बार। फैलेसी ऑफ ट्राइबल रीजन क्या बोलता है कि आप कोई नो मैटर, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो आर्गुमेंट है वो बहुत ही पुअरली फ्रेम। फैलेसी का मीनिंग क्या होता है, जनरली मीनिंग हम फैलेसी का मीन लगा के देखें तो क्या एक त्रुटि है या कहीं भी गलती है, उसी को क्या हम बोलते हैं फैलेसी। जनरल में फैल्स है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है या गलती है। तो क्या बोलता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है या जो आपका जो असर्शन है कहीं ना कहीं वो क्या है, वो बहुत ही पुअरली फॉर्म है या फिर वो गलत है पूरा, जबकि लेकिन आपका जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो क्या है, सही है। आपका जो आपने जो उसका जो प्रीमिसेस ड्रॉ किया या उसका जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, लेकिन आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो उसे क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ ट्राइबल वैलिड कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कंक्लूजन तो वैलिड है बट हमारा फैलेसी कैसे हुआ जब कंक्लूजन वैलिड हुआ, तो फैलेसी ऐसे हुआ कि हमारा जो असर्शन है वो क्या है या जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, इनवैलिड है या फॉल्स है। तो इस तरीके क्या है हमारी फैलेसी ऑफ ट्राइबल कंक्लूजन। कंफ्यूज मत हुएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, कंक्लूजन हमारा राइट है एंड जो कंक्लूजन या प्रीमाइस आप जो भी बोलना चाहे वो हमारा राइट है, और जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, हमारा रॉन्ग है, ठीक है। फिर है फैलेसी ऑफ इररिलेवेंस। तो फैलेसी ऑफ इररिलेवेंस क्या है, जहाँ पे कोई एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के साथ, सपोज कीजिए मैं बोलती हूँ कि एप्पल्स आर स्वीट एंड स्वीट्स आर मेड बाय, जो भी है मैं बोल देती हूँ काजू या ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ से कोई रिलेट नहीं हो रहा है, या फिर मैं कुछ और ऐसा एग्जांपल देती हूँ किसी भी चीज़ को रिलेट करके, जबकि उसका कोई एज ए रिलेशन नहीं है, रिलेवेंस ही नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या है, इररिलेवेंस है। तो दैट मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीज फैलेसीज अपील टू एविडेंस और एग्जाम्पल दैट आर नॉट रिलेवेंट टू द आर्ग्यूमेंट एट हैंड। वो जो हम आर्ग्यूमेंट है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, जो हमारा जो लॉजिक है हमारा जो, और उसके बाद जो हम प्रीमिसेस दे रहे हैं या कंक्लूजन दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, उसको वैलिड करने के लिए वो क्या है, हमारा रॉन्ग है एकदम। तो फिर देखते हैं फैलेसी ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी प्रीमिसेस। इसके अंदर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, जनरली कंसिडर्ड किया जाता है, मतलब जो हम आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करेंगे वो कंक्लूजन के बेस पे हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो हम आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं रॉन्ग होता है। उसके जो मतलब जो प्रपोजिशंस है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब उससे जो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है वो कंप्लीटली, उसे क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीमिसेस। यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीमिसेस के अंदर आपका जो कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग है और आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी रॉन्ग है, मतलब आपका जो पूरा जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है वो उल्टा हो रहा है एक दूसरे के, उसे क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीमिसेस।
फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऑलमोस्ट यूज करते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका कोई फैल्स है या कोई झूठ बात है वो रिपीटेटिवली उसको बोले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक माइंडसेट हो जाता है कि वो इतना बार उसको रिपीट कर देता है झूठ को कि लोग बोलते हैं कि लोग सोचने लगते हैं कहीं ना कहीं वो सच है। ये क्या है, एक लॉजिकल फैलेसी है जहाँ पे समवन ट्राई, कोई एक इंसान ट्राई करते हैं आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि उसको पता नहीं होता है, वो खुद भी चला के झूठ बोल रहा है, मतलब कि वो सच है या झूठ है, लेकिन वो आर्ग्यू करे जाता है रिपीटेटिवली। यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट होता है या एक जो ट्रैप है उसके अंदर बोले जाता है, वो क्या है, फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन। मतलब हाँ, जो असर्शन है आपका और जो वो है वो ही रॉन्ग है, मतलब आपका बेसिक्स है वो ही आपका टोटली रॉन्ग है। तो एक बार डिफरेंस आप कंफ्यूज ना हुई होगा, ट्राइबल में क्या था, हमारा जो कंक्लूजन है वो एकदम राइट है और जो हमारा जो कंक्लूजन है, प्रीमिस है वो राइट है, और जो असर्शन है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है, जो या फिर जो आर्ग्यूमेंट है वो रॉन्ग है। देन इररिलेवेंस के अंदर जो एग्जांपल है फिर जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे हम कोई भी किसी को भी लेके एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, उसके बाद हम एग्जांपल दे रहे हैं कि इन होटल्स फूड इज बेस्ट या जो भी है, हम ऐसे एग्जांपल, तो कोई रिलेवेंस नहीं है एग्जांपल से, जो हमारा जो कंक्लूजन है वो उससे रिलेट नहीं कर रहा है। देन कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर क्या करते हैं, हम जो भी रिलेवेंस ड्रॉ करते हैं आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन से ड्रॉ करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो कंक्लूजन है वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो उससे जो वैलिड नहीं होता है, दोनों ही क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, फॉल्स होता है, दोनों के अंदर फैलेसी होती है। देन क्या रॉन्ग असर्शन के अंदर क्या, रिपीटेटिवली जो भी आप किसी भी ट्रू या फॉल्स चीज को आपको अंदाजा नहीं है, जो रूमर्स होते हैं उसी को आप बोले जाते हो रिपीटेटिवली, तो कहीं ना कहीं लोग उसको क्या सोचने लग जाते हैं कि ये सच है, तो क्या है, फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल। देखिएगा इस तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा जो ये है पर्टिकुलर, ये है कि एक तरीके से क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट, और ये इट इज ऑडिबल ये क्या है हमारा एक तरीके से प्रीमिसेस हम इसको बोल सकते हैं। तो देन क्या बोल रहे हैं हमारा साउंड इज परमानेंट, हम सभी जानते हैं कि साउंड परमानेंट नहीं है, रॉन्ग है, मतलब इसको वैलिड ही नहीं है। साउंड परमानेंट हम बोल रहे हैं तो वो परमानेंट थोड़ी ना है, मैं बोल रही हूँ अभी बाद में ये परमानेंट थोड़ी ना है, आप किसी को बातें कर रहे हैं तो परमानेंट नहीं है, आपने बोला तब तक बोला तब उसके बाद आपका साउंड थोड़ी ना दीवारों से सुना जा सकता है, तो वो क्या है, ये इररिलेवेंट है, ये क्या है, फॉल्स है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक आपको ये तो पता चल गया कहीं ना कहीं कि क्या है, फैलेसी है। देन क्या है, इट इज ऑडिबल, ये बात फैक्ट है कि साउंड क्या है, ऑडिबल है, कोई भी आवाज होगी, कोई भी ध्वनि होगी तो उसे सुना जा सकता है, ये बात सच है। तो दैट मीन्स आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट तो क्या है आपका फॉल्स है, मतलब आपका, और ये जो आपका प्रीमिसेस है या जो आपका कंक्लूजन है इट इज ऑडिबल, ये क्या है आपका एकदम राइट है। तो आपका आंसर क्या होगा, फैलेसी ऑफ ट्राइबल रीजन। दैट मीन्स आपका जो रीजन है आपने बिकॉज लगा के, क्योंकि लगा के, जैसे हम जो भी रीजन है हम ऐसे ही बोलते हैं कि साउंड इज परमानेंट, साउंड परमानेंट है क्योंकि ये ऑडिबल है, मतलब सुना जा सकता है, लेकिन ये जो परमानेंट है ये वर्ड यहाँ पे गलत है, तो ये तो फॉल्स हो गया। और लेकिन जो हमारा जो ये रीजन है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, फैलेसी ऑफ ट्राइबल रीजन। आई होप सो गाइज मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ ये टॉपिक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजिंग भी है स्टूडेंट्स को लेकर, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा प्लीज। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The argument which claims that its conclusion supports by its premises is called, ऐसा आर्ग्यूमेंट जो क्लेम करता है कि वो उसके जो कंक्लूजन है वो टोटली उसको सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन ए गिवन है एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन बी गिवन है इंडक्टिव, ऑप्शन सी गिवन है डेमोन्स्ट्रेटिव एंड ऑप्शन डी गिवन है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से आज हमारे ऑलमोस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट्स, सिलोगिज्म, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फैलेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसका हमेशा क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर से, तो प्लीज गाइज बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक बार आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं हम कौन कौन से रीजनिंग आर्ग्यूमेंट जिसे बोल सकते हैं। तो इसके अंदर है एनालॉजिकल, क्या होता है, जैसे हमने एनालॉजी का क्वेश्चन देखा था, तो उसके अंदर क्या है, जब भी किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी सिमिलर चीज की बात करने की कोशिश करें, देखिए क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक वे के अंदर हम क्या सोचें, किसी भी थिंकिंग और आइडिया को लेके टू और मोर थिंग्स के अंदर हम सिमिलर या जो समानता दिखाने की कोशिश करें किसी भी एस्पेक्ट को लेके, जैसे कि हमने कल देखा था कि कप के अंदर हम क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो हम बाउल के अंदर क्या पियेंगे, सूप पियेंगे। तो वैसे ही क्या हम किसी भी चीज के अंदर समानता की कोशिश करें तो वो क्या है, एनालॉजिकल रीजनिंग है, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। देन देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या होता है, हम जो रिलेशन स्ट्रेस करते हैं, किसी भी दो चीज के अंदर रिलेशन बता रहे हैं, आप कुछ दिखा रहे हैं, जनरली ज्योमेट्री और अर्थमेटिक के अंदर यूज होता है, जहाँ पे कि कुछ ना कुछ आप शो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है गाइस।
देन देखते हैं इंडक्टिव, और ये जो रिडक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखते हैं इंडक्टिव क्या बोलता है। इंडक्टिव एक मेथड है जिसके अंदर क्या करते हैं, प्रीमिसेस है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर सबसे बेसिक एग्जांपल जिसके अंदर बोला जा सकता है कि जैसे कि लॉ ऑफ न्यूटन का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं, हमने टीचिंग के अंदर भी बहुत बेसिक तरीके से डिस्कस किया है। जब भी हम किसी को सबसे पहले आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, आपने बोला कि बॉल ऊपर से गिर रही है, या जो एप्पल गिर रही है, या बॉल को आप उछाल रहे हैं, सॉरी, एंड एप्पल गिर रहा है, ये आम गिर रहा है। आपने बच्चे को 2-3 एग्जांपल्स दिए, देन आपने उसको क्या बताया, एक जनरल आपने क्या बताया, उसको रूल बताया। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले आपने उसको क्या बताया, एग्जाम्पल्स बताए कि ऐसा एप्पल ऊपर से गिर रही है, ये आम नीचे से गिर रहा है, तो ये सब ग्रेविटी के कारण। तो ये लॉ ऑफ जो न्यूटन का जो लॉ है आपने उसको बाद में बताया, पहले आपने उसको क्या बताया, एग्जाम्पल्स बताया। तो वो क्या है, इंडक्टिव है, जहाँ पे क्या बोलता है, इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं, इट इज ए मेथड ऑफ रीजनिंग इन विच द प्रीमिसेस आर व्यूड एज supplying some evidence for the truth of conclusion. It is also described as method where one's experience and observation including what are learned from others are synthesized. तो इसमें क्या बोल रहा है कि सामने वाले के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम कुछ जो उसे जनरल रूल बताते हैं या फिर उसे कुछ ऐसी चीज बताते हैं, तो वो क्या है, इंडक्टिव। ठीक है, देखिए एक बार गाइस डायग्राम देखते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले प्रीमाइसेस होते हैं हमारे पास, उसके बाद हम किस पे जाते हैं, कंक्लूजन पे। आपने स्टूडेंट को बताया कि जो एप्पल गिर रहा है वो नीचे गिर रहा है, मैंगो गिर रहा है, आपने उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। देन आपने उसको क्या बताया, कंक्लूजन बताया कि ये लॉ ऑफ न्यूटन के कारण है, और भी इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। देन देखते हैं डिडक्टिव क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, डिडक्टिव इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट है, नेम से ही क्लियर होगा आपको। तो डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम उसे रूल बता देते हैं कि ये न्यूटन का रूल है, उसके बाद हम उसे क्या बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। आपने उसे बता दिया ऐसे होता है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसके वजह से एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए एप्पल ऐसे हो रहा है। देन हम उसको देते हैं कि देखिए मैंगो ऐसे हो रहा है। देन हम देखते हैं कि हमारी जो डिडक्टिव है उसके अंदर क्या होता है, डिडक्टिव के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कंक्लूजन हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और हम उसके बाद किस पे जाते हैं, प्रीमाइसेस की ओर जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, हमारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में इसके अंदर देखते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ये क्या है, हमारा जनरल फिनोमिना है या कंक्लूजन है। उसके बाद हम किसकी तरफ जा रहे हैं, प्रीमाइसेस की ओर जा रहे हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल। देन सॉक्रेट इज ए मैन, तो सॉक्रेट भी एक मैन है, इसलिए वो भी क्या है, मॉर्टल है। उसके बाद हमने कुछ ड्रॉ किया है कंक्लूजन हमारे जनरल फिनोमिना से। जबकि इंडक्टिव में क्या होता है, हम पहले देखते हैं कि सॉक्रेट इज ए मैन, राम इज ए मैन, श्याम इज ए मैन। उसके बाद हम किस पे जाते हैं, देयरफॉर सॉक्रेट्स इज मॉर्टल। उसके बाद हम किस पे जाते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। हम देखते हैं कि राम भी मॉर्टल है, श्याम भी मॉर्टल है, सभी मॉर्टल है, इसलिए हम क्या बताते हैं, या कुछ ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन की सभी मैन मॉर्टल है इस। ठीक है गाइस, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव के अंदर यही डिफरेंस है। हम इंडक्टिव के अंदर तो क्या करते हैं, हम पहले प्रीमाइसेस को डिस्कस करते हैं, देन कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं। और डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, हम कंक्लूजन हमें पता होता है, उसके बाद हम किस पे जाते हैं, प्रीमाइसेस की ओर जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पे मूव करते हैं वापस। The argument which claims that its conclusion supports by its premises it false, कि जो आर्ग्यूमेंट है वो क्लेम करता है कंक्लूजन के साथ उसका जो सपोर्ट कर रहा है, मतलब हमें पहले ऑलरेडी कंक्लूजन नो है और हमारी जो प्रीमिसेस है वो टोटली सपोर्ट करेंगे उसको, तो इसका आंसर क्या होगा, हमें ऑलरेडी कंक्लूजन किसके अंदर पता होता है, वो क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ 75। 75 का हमें डेसिमल नंबर निकालना है बाइनरी के थ्रू। तो हम इसे क्या करना है, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे। इसका फॉर्म ये बेस्ट मेथड है, इसका बहुत सिंपल है। हमें इससे क्या करना है, एलसीएम लेना है 2 से, तो डिवाइड करेंगे हम 2 से इसको, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 37, कितना बचेगा यहाँ पे 1 हमारा बच जाएगा। देन देखते हैं वापस हमें इसे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना रिमेन होगा, 18 बचेगा यहाँ पे, और हमारा जो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा क्योंकि 36 आता है इधर। देन देखते हैं वापस हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 9, जबकि हमारा यहाँ पे 2 से हमने 18 क्या है, इससे टोटली डिवाइड हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 9। फिर उसके बाद वापस अब हमें 9 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 9 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 से 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 8 होता है, उसके बाद 1 बचेगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, कितना बचा 4, 2 इधर और 4 इधर लिख देते हैं इधर। तो हमारे पास जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना बचेगा 0। ठीक है गाइज, देन हम इसको वापस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 0 एंड 1, लास्ट में हम 1 लिखते ही, ऑब्वियसली बात है। तो हमारे पास क्या क्या अमाउंट आए, 1 1, हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1, सॉरी गाइज, हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 75 का था ना हमारा,
तो हम इसको देखेंगे, 2 से किया हमने 37, इधर 1 बचा, 2 वापस अगेन 2, हमारा 18, 1 बचा हमारा इधर। देन हम देखते हैं हमारा वापस क्या बचा था, 2, इसके बाद हमारा 9, तो 0, 9 के बाद हमारा 2, 9, 4, देन उसके बाद हमारा 0 इधर बचा एंड अगेन 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे और 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 1 1। ओके गाइस, 1 0 0 1 0 1 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देन देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, थ्रू विच एक्ट यूनिवर्सिटी गारंट्स कमीशन केम एग्जिस्टेंस। जो यूजीसी है हमारी, वो कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न हुई थी। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं यूजीसी नेट, तो आई होप गाइस आपको सबको पता होना चाहिए कि यूजीसी का जो एक्ट है वो कौन सा था, 1956। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, ये सभी किसके अंडर वर्क करते हैं, यूजीसी के अंडर वर्क करते हैं। एक बार हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो कि हमने विकीपीडिया से लिया है टोटली। देखते हैं, द यूनिवर्सिटी गारंट्स कमीशन यूजीसी इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी एक्ट 1956। तो हमारा आंसर तो हमें यही मिल गया कि यूजीसी एक्ट किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आया था, यूजीसी एक्ट 1956। एक बार देख लेते हैं टोटल। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था किसके अंडर, एमएचआरडी के अंदर, जो कि क्या करता है, चार्ज क्या करता है, काम क्या है, उसका कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। हमारे जो भी कॉलेजेस हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनके स्टैंडर्ड को कोऑर्डिनेट करना या उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, वो किसका काम है, यूजीसी का वर्क है। ये प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंडिया मतलब इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी सेंट्रल है, कौन सी स्टेट है और कौन सी फेक यूनिवर्सिटीज़ है। तो सभी लिस्ट वो कौन प्रोवाइड कराता है, मैं यूजीसी प्रोवाइड कराता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, और साथ में इसके क्या है, 6 रीजनल सेंटर भी हैं, जो कहाँ पे, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। फिर देखते हैं यूजीसी का ये लोगो आप सभी जानते होंगे, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ठीक है। एब्रिवेशन क्या है इसका, यूजीसी यूनिवर्सिटी गारंट्स कमीशन। इसका जो भी फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1953 को। और जो एक्ट था वो कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था, 1956 के थ्रू। एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर है स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको डिफरेंस पता होगा। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वहाँ पे कोई लेख, और स्टैट्यूटरी बॉडी एक पर्टिकुलर किसी एक्ट के थ्रू लाई जाती है, वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। देन इसके चेयरमैन कौन है, डीपी सिंह इसके प्रेजेंट चेयरमैन है, ठीक है गाइस। और इसकी जो वेबसाइट है वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि आप वेबसाइट कौन सी है यूजीसी की, तो आपको याद रखनी है ugc.account.in, ठीक है गाइस। देन तो हमारा आंसर हमने देख ही लिया था, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और यूजीसी एक्ट 1956। देन देखते हैं, which one of the following institutions was established as a consequence to the closure of inter-university board brought in for promotion of cooperation among the universities in the field of education and allied areas। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कॉन्सिक्वेंस, जो गवर्न करता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को, और जो प्रमोशन के थ्रू लाया गया था यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन और अलाइड एरियाज के फील्ड के अंदर। तो ऑप्शन ए गिवन है आपको, एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन बी है यूजीसी, ऑप्शन सी है IIAS शिमला एंड ऑप्शन डी है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। यदि आप गेस वर्क से भी वर्क करना चाहें तो आई थिंक आप इसका आंसर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की ऐसी कौन सी है जो टोटल इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के थ्रू लाया गया है। तो हम जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ऐसी टोटल एसोसिएशन जहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटीज का एसोसिएशन हो, ठीक है। एक बार इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि AIU, इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म है कि AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेजर यूनिवर्सिटीज़ का फंक्शन करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। क्या करता है, ये कोर्स को एवेल्यूट करता है, सिलेबस को, स्टैंडर्ड्स को, उनको क्रेडिट्स प्रोवाइड कराता है। या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको परस्यूड करता है, मतलब अब्रॉड के थ्रू, या जो वहाँ कौन से कोर्सेज चल रहे हैं वो यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को कौन कौन से वहाँ के जो कोर्स है जो परस्यू करने चाहिए, और जो कौन कौन से कोर्स है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड कराना चाहिए, सब जो कौन देखता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसका जो एक्ट है वो क्या है, सेंटर एक्ट करता है, एक तरीके से केंद्र है ये सभी भारतीय विश्वविद्यालय उनका। ये ओरिजिनेट कब हुआ था, ये सैडलर कमीशन है। आपकी जो एजुकेशनल कमीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सैडलर कमीशन आया था 1917 के थ्रू, तब ये तो इसी जो कमीशन है उसके थ्रू इसको इन्वेंट किया गया था। जो कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि आपके पास कोई
कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए या कोई ऐसा बोर्ड होना चाहिए तो सभी यूनिवर्सिटी के जो इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है उनका क्या हो सके, एक सेंटर या एक केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु के तरीके से वो कार्य कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। आई होप सो गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश करी है कि आपको जो क्वेश्चन है उसके साथ पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा सके। ऐसे नहीं कि हमने एक क्वेश्चन का आंसर टिक मार्क करना है। देखिए कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन है वो सेम, मतलब आपका जो सिलेबस है वो सेम रहता है, कंटेंट सेम है आपका, लेकिन जो मैटर है मतलब आपका जो कंसेप्ट पूछने का तरीका है उनका वो चेंज होता है। अभी आज जैसे कि उन्होंने यूजीसी का एक्ट पूछ लिया, कल को आपका वो उनसे वेबसाइट पूछ लेंगे और कुछ पूछ लेंगे। तो वो चीज़ है कि इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो पूरा एक्सप्लेन कर सके आपको कैसे आया आंसर, क्यों आया, कैसे है, या कैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक देना ना भूलें। और यदि आपको क्वेरी है, कोई डिस्कशन है, पीडीएफ जो लेना चाहते हैं आप इनकी, तो आप हमारा पीडीएफ चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम की। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।